Welcome to the video. In this video we are going to do another question of RGB previous year. So इसमें हमें फर्स्ट फ्लो सेंट्रल मोमेंट दिया हुआ है. इसमें हमें कैलकुलेट करना है बीटा 1 एंड बीटा 2. सो बेसिकली आपको ये चीज़ पता होना चाहिए बीटा 1 एंड बीटा 2 का फार्मूला क्या है. उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. एंड सेंट्रल मोमेंट क्या होता है मैं सब आपको बताती हूँ. इनका रिलेशंस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अभी ये क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड है तो मैं ये वाला करवा देती हूँ. एंड हम ये वाला क्वेश्चन भी करने वाले हैं. ये वाला क्वेश्चन और ये दोनों कराने वाली मैं इस वीडियो में. तो सबसे पहले आपको वो बोल रहा है कि सेंट्रल मोमेंट मतलब कि आपको म्यू दिया हुआ है. μ1 = 0. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि μ1 0 क्यों होता है. बट ये अभी आप ये समझ लिए 2.5 दिया है. μ2 जो है μ3 आपको 0.7 दिया है. ओके. एंड μ4 मतलब फर्स्ट 4 जो आपको मोमेंट अबाउट मीन है वो दे दिया है 1.75. इसको हम सेंट्रल अबाउट मोमेंट्स भी बोलते हैं. हमें आपको बीटा 1 एंड बीटा 2 निकालना है. दिस इज़ रियली सिंपल क्वेश्चन. इसका फार्मूला बीटा 1 के लिए फार्मूला होता है μ3/μ2. ठीक है. यहाँ पर क्यूब आ जाता है और यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है. एंड बीटा 2 के लिए आपका फार्मूला है μ4 और अपॉन μ2 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो ये आपको वैल्यूज़ पुट करनी है. μ3 जो है आपका क्या है 0.7 का होल स्क्वायर करना है आपको और 2.5 का क्यूब करना है. और यहाँ पर बीटा 2 के लिए आपको 1.75 डिवाइडेड बाई 2.5 का होल स्क्वायर. इन दोनों को वैल्यू कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा. लेट मी, मेरे पास कैलकुलेटर आ चुका है तो आप देख सकते हैं. यहाँ पर मैं बड़ा कर लेती हूँ इसको. आपको बोला है 0.7 का होल स्क्वायर करना है. लेट मी ओपन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर. ठीक है. तो आपके पास आया 0.49 और 2.3 का होल क्यूब बोल रहा है वो. तो डिवाइडेड बाय, मैं सिर्फ एक डिजिट डेसिमल ले रही हूँ. ठीक है. तो अब इनको डिवाइड कर लो. 0.49 डिवाइडेड बाय 2.1. तो आपके पास वैल्यू आई है बीटा 1 की, यहाँ पर 1 लिख देती हूँ मैं. आपकी आई है 0.04. अब बीटा 2 सॉल्व कर लेते हैं. बीटा 2 उसका है आपको 1.75 डिवाइड कर लेना है 2.5 के होल स्क्वायर से. तो 0.28 आया आपके पास. 0.28. तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन का. ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, फार्मूला ओरिएंटेड था. ओके. सो सेकंड पार्ट देख लेते हैं थोड़ा कैलकुलेट. ओके. सो सेकंड पार्ट क्या है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनॉमियल वेरिएबल एक्स विद पैरामीटर एन एंड पी 16 फाइंड. ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है. तो ये सिंपल इसलिए क्योंकि बहुत ईजी है. मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर आपको बोल रहा है आप लैंग्वेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए. मैं आपको फिर से पढ़ के बताती हूँ. लैंग्वेज ये कह रहा है मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनॉमियल वेरिएबल एक्स विद पैरामीटर्स एन एंड पी. मतलब कि मीन एंड वेरिएंस देना चाह रहा है वो जिसका बाइनॉमियल वेरिएबल का जिसके पैरामीटर एन एंड पी होते हैं उसके लिए मीन और वेरिएंस है 6 एंड 16 एंड 8. तो मतलब मीन यहाँ पर आपको दे रहा है वो 16 एंड वेरिएंस जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं वो होगा 8. ठीक है. तो आपको ये बोल रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड p इज़ ग्रेटर देन मतलब x जो है 2 की जो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए ऐसा कह रहा है. तो ये बाइनॉमियल का क्वेश्चन है. मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको. आपको पता है कि n मीन इज़ इक्वल टू एन पी होता है. राइट. एन पी. वेरिएंस जो होता है वो एन पी क्यू होता है. राइट. एन पी क्यू. ये हमने डिराइव भी किया है. अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे पेज पे. तो आपको एन पी ये सब दिया है. तो अब आपके पास मीन की तो वैल्यू है और वेरिएंस की भी वैल्यू है बट आपके पास एन पी और क्यू नहीं है. राइट. तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो वेरिएंस क्या होता है तो आप देखो एन पी डिवाइडेड बाय एन पी क्यू. ठीक है. इज इक्वल टू एम अपॉन वी. ठीक है. एम अपॉन वी मतलब मीन अपॉन वेरिएंस.
है, ठीक है, पी भी नहीं है, तो एज इट इज़ रख लो इनको। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब आपको पता है मीन क्या है, यहाँ पर 16 दिया है और वेरिएंस जो है आपको 8 दिया है, ठीक है। कभी कभार वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे देता है, दैट इज़ सिग्मा। तो आप उस मेक श्योर कि आप उसका स्क्वायर कर दो तो वो वेरिएंस निकलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट नहीं पुट कर देना है। अगर वो यहाँ पर वेरिएंस की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन दे देता तो वहाँ पर सिर्फ सिग्मा होता, आपको रूट निकालना पड़ता उसका। लेट मी मेक श्योर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पी एन ये सब कैंसिल हो गए, तो 1/q बच रहा है। और 16/8 अगर आप करके देख लो कैलकुलेट, तो आपके पास 2 आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली आप कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि 2 4 से 8 होता है, 2 8 से 16 होता है, फिर 2 से गया और ये 4 से गया, फिर ये 2 और ये 2, तो 2 आ गया हमारे पास भी। और फिर आपके पास ये 2 आ गया। अब आपको Q की वैल्यू चाहिए, मतलब कि Q इज इक्वल टू 1/2 होगा रेसिप्रोकल करने के बाद। तो ये आपकी Q की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब P + Q जो होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है। अगर P आपको हाफ नहीं दिया है और Q आपको हाफ मिल गया है, आपने निकाला, तो 1 - हाफ करोगे तो आपके पास हाफ वैल्यू आएगी, मतलब 1 - हाफ। तो ये आपके पास हाफ आ गया। अभी कैसा है वो भी बता देती हूँ। एलसीएम लिया, यहाँ पर 2 लिखा, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2, तो 2 - 1 1/2, ठीक है। तो ऐसे हाफ आ गया है। ओके, तो अब आपके पास एन पी आ गया है, क्यू आ गया है। अब हमें एन चाहिए, तो एन तो बहुत सिंपल है। आपके पास एम मीन दिया है 16, एन की वैल्यू नहीं पता, पी की वैल्यू हाफ है आपको पता है। तो एन के लिए आप क्या करोगे, आप देख सकते हैं ये वाला टर्म है, नीचे जो 2 है यहाँ पर डिवाइड में, तो यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा एन 16 2 साइज 32। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बता देती हूँ, 16 × 2 जो होता है वो 32 होता है, राइट। तो यहाँ 32 लिख लेते हैं। तो एन की वैल्यू जो है वो 32 आ गई। अब हमें जो वैल्यू बायनॉमियल के लिए चाहिए होती है वो सब मिल गई हैं। एन मिल गया है 32, पी मिल गया है आपका हाफ, और क्यू भी मिल गया है हाफ, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखो, अब आपको बताना है कि पी, आपको ये बताना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसकी भी निकालनी है। मतलब कि इसमें जैसे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि x इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब कि 32 तक है ना, तो मतलब प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 अप टू 32। हम इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। मैंने इससे पहले बाइनॉमियल पढ़ाया, उसमें भी मैंने आपको बताया कि हम इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करते। इसी तरह x इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब 2 को इंक्लूड करके 32 तक का हम नहीं निकाल सकते प्रोबेबिलिटी। इस व्हाट वी कैन डू इज़, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 के इक्वल होती है, तो 1 अगर हम 1 में से माइनस कर दें, जैसे जो प्रोबेबिलिटी इंक्लूड कर रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 माइनस कर दें, तो हमारी जो बची हुई प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो 1 और 1 को इक्वल करके 1 से लेकर 32 तक की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 के लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकाल सकते हैं, प्लस करेंगे फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। इसमें 2 एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं एक्सक्लूडेड है। अगर इक्वल टू होता तो इंक्लूडेड होता है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो एक्सक्लूडेड, मतलब कि यहाँ पर 2 को हम निकालेंगे बाहर, मतलब हम यहाँ पर उसकी फाइंड आउट करेंगे और इन सब को 1 से माइनस कर देंगे, तो ये सब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो पहले हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करते हैं 0 की, तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि P 0, तो इसका फॉर्मूला आपको सबको पता है, NCR होता है PR और QN - R होता है, ठीक है। तो आपको पता है N आपका 32 है, R की वैल्यू जो होती है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। R की वैल्यू वही होती है जिसकी ढूंढनी होती है। R यहाँ पर 0 है तो C 0, उसके बाद 0.5, हाफ को 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर R की वैल्यू 0 है, 0.5 32 - 0, तो आपको 0.5 को 32 की पावर लिखना है, क्योंकि ये सब जो है ये हो गया आपका, मतलब ये जो चीज़ है ये आपका 1 हो गया, एन ये ठीक है, NC0 1 होता है और ये भी आपका 1 हो गया। अब इनटू, अब इसका 0.5 की पावर 32, तो आप देख सकते हो कि मैं 2 ही डेसिमल ले रही हूँ, 2.32, ठीक है। तो ये आपके आ गया।
अब 2.32 को आप माइनस कर दो 1 से, तो आपका पहले वाला सोल्यूशन निकल जाएगा। जो है ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हमें दूसरा पार्ट के लिए यहाँ देख सकते हैं कि मैंने क्या बोलता, प्रोबेबिलिटी 0 तो निकाले है, हमें 1 और 2 का निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला पुट कर रही हूँ मैं। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 0.5 इंटू 31, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, 3 मतलब जैसे ये 3 होगा, 3 इंटू 0.5, ये देख सकते हो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट किया है, तो ये आंसर आया है दोनों का। पहले वाले का तो ये आंसर था और दूसरे वाले का ये